हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका स्टैटिक जीके का नेक्स्ट पार्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। सबको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और कितना आसान है इसको याद करना और कितने दिन लगेंगे इसको याद करने में, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहली बात ये आप माइंड से निकाल दो कि 395 आर्टिकल्स जो हैं इसको याद करना डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लेते हो तो देखना 10 से 11 डेज़ में आप आसानी से याद कर लोगे। मतलब मुश्किल से अगर डेली आप आधे एक घंटे टाइम देते हो तो 10 से 11 दिन में सारे के सारे आर्टिकल्स आपके माइंड में छप जाएगा। लेकिन सिर्फ पढ़ना सफिशियंट नहीं है। पढ़ने के साथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो डेफिनेटली चीज़ों को आप भूल ही जाते हो, भूलते आ रहे हो अभी तक। ठीक है, तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल से संबंधित ये आपका फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा बातें कुछ बता देता हूँ। प्रैक्टिस बैच है क्या, देखो जो कुछ भी आप पढ़ते हो यूट्यूब पे तो सारे कंटेंट मैं फ्री दे रहा हूँ। तो सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, उसको याद करना, आपको याद करवाना भी मेरी जिम्मेवारी बनती है। अगर आप याद करते हो किसी भी कंटेंट से और किसी भी कंटेंट के लिए आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे। पैसे किस लिए लिए जा रहे हैं? प्रैक्टिस के लिए। आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, देखना कितने जल्दी आप चीज़ों को याद कर लोगे। ठीक है, तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्या प्रोसीजर है और कितना इसके फ़ायदे हैं। ज़रा बात करते हैं कि सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कौन से मेथड से पढ़ने वाले हैं। एक मेथड आपका आता है नेमोनिक मेजर सिस्टम। नेमोनिक मेजर सिस्टम को भी आगे देखेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे राइमिंग मेथड के बेस्ड पर कितने सारे आर्टिकल्स को याद करा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आर्टिकल्स 11 तक, 1 से लेकर के 11 तक जो आर्टिकल्स हैं उसको हम राइमिंग मेथड के थ्रू सीखेंगे। कौन से मेथड के थ्रू? राइमिंग मेथड के थ्रू। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, राइमिंग मेथड हो गया, शेपिंग मेथड हो गया और फिर नेमोनिक मेजर सिस्टम हो गया, ये सारे मेथड का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका ब्रेन जो है वो किसी भी नंबर को याद करने में सक्षम नहीं है, किसी भी वैल्यू को, किसी भी डेटा को याद करने में सक्षम नहीं है। जैसे मान लिया जाए आप किसी चीज़ को याद करते हो तो सबसे पहला काम करता है आपका दिमाग कि उस चीज़ से रिलेटेड आपका दिमाग खुद के जो मानस पटल होता है उसके ऊपर एक इमेज क्रिएट करता है। समझ रहे हो? तो इमेज के थ्रू हर चीज़ को याद करने में सक्षम कौन है? आपका ब्रेन। लेकिन किसी भी नंबर को क्या आपका दिमाग कभी इमेज बना सकता है? नहीं। तो बेसिक जो फंडामेंटल इसका जो कह सकते हैं फंडामेंटल जो इसका एक नियम है इस मेथड का, राइमिंग मेथड हो गया, चाहे शेपिंग मेथड हो गया, चाहे नेमोनिक मेजर सिस्टम हो गया, इसका फंडामेंटल फंक्शन होता है कि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर दे। बस यही इसका मेथड होता है और बहुत ही आसान है सारे आर्टिकल्स को याद करना। देखना कैसे आप याद करोगे। यहाँ पर मैं आपको जितना भी कुछ सिखाने वाला हूँ आज के वीडियो में, तो इस मेथड का नाम है, आज के वीडियो के लिए जो मेथड का नाम है ये है राइमिंग मेथड। राइमिंग कहने का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक ही जैसा सिमिलर साउंड करता हुआ जो वर्ड होते हैं उसको राइमिंग मेथड कहते हैं। जैसे वन बोलूँ तो वन बोलूँ या फिर सन। सन देख रहे हो? सन मतलब पुत्र भी होता है, बेटा भी होता है। एक सन का मतलब सूरज भी होता है। वन सन, वन सन, सन, ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। टू, टू का राइमिंग वर्ड है शू। थ्री का है ट्री या फिर फ्री। फोर का है डोर। फाइव का है वाइफ या फिर नाइफ। सिक्स का है ब्रिक्स या फिर विक्स। सेवन का है हेवन। एट का है गेट। वाइन, नाइन जो है, नाइन का है वाइन। 10 का है हैन, पेन या फिर ये वाला पेन, पेन आने की दर्द जिसको कहते हैं। फिर 11 का है लेमन या फिर डेमन। लेमन का मतलब जानते हो नींबू होता है और डेमन का मतलब क्या होता है? राक्षस होता है ना। डेमन का मतलब राक्षस, जो कि 11 जैसा सिमिलर साउंड कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको याद करना होगा। सारे 11 आर्टिकल्स जो स्टार्टिंग वाले हैं, फर्स्ट टू 11 जितने सारे हैं उसको मैं राइमिंग मेथड के थ्रू सिखा रहा हूँ, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे के जितने सारे वीडियोज़ आएंगे आर्टिकल से रिलेटेड, तो उस वीडियो में नेमोनिक मेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया होगा। नेमोनिक मेजर सिस्टम के ऊपर किस तरीके से आपको सीखना है सेकंड वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देख लो फिर से इसको सीखो। वन है सन, टू शू, थ्री ट्री या फिर फ्री, फोर डोर, फाइव नाइफ या फिर वाइफ, सिक्स ब्रिक्स या फिर विक्स, सेवन हेवन, एट गेट, नाइन वाइन, 10 हैन, पेन या फिर ये वाला पेन, 11 लेमन या फिर डेमन। डेमन का मतलब क्या होता है? डेमन का मतलब होता है राक्षस। चलिए अब सीखते हैं एक एक करके। देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से फंक्शन करता है ये मेथड। यहाँ पर है कि अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा कि आर्टिकल 1 जो है किससे रिलेटेड है,
आर्टिकल 1 किससे रिलेटेड है, या फिर इन जनरल ऐसे पूछा जाता है, ये पूरा दे दिया जाएगा। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन ये दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है। दोनों को आप रिलेट कर पाओगे। देखना यहाँ पर क्या है कि आपका जो सन है वो किसी यूनियन में काम करता है। ध्यान देना, यूनियन का मतलब होता है संघ। जैसे आप हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह में पढ़े होगे, किसान यूनियन होता है ना, और फिर लेबर्स यूनियन होते हैं, ऑटो चालक जो होते हैं वो सारे का एक अलग ही यूनियन होता है। तो ध्यान देना कि आपका सन एक यूनियन में काम कर रहा है और अपने पूरे टेरिटरी का नाम रोशन कर रहा है। ध्यान दे पाओगे, आपका सन जो है वो एक यूनियन में काम करता है और अपने पूरी टेरिटरी या फिर क्षेत्र का नाम क्या कर रहा है, नाम रोशन कर रहा है। तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन जैसे आ जाएगा समझ जाना, अच्छा यूनियन में कौन काम करता है, आपका सन, और पूरी टेरिटरी का नाम रोशन कर रहा है। सन का मतलब 1 है ना, तो आर्टिकल 1 में क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और क्षेत्र। ठीक है, याद रख पाओगे। दूसरी बात है यहाँ पर देखो, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 2 में है आपका एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। इसका 2 का क्या है आपका राइमिंग वर्ड शू मतलब जूता, जो भी आप जूते पहनते हो, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब भी आप न्यू स्टेट्स में जाते हो, मतलब मान लिया जाए आप किसी एक स्टेट में यूपी में बिलोंग करते हो, यूपी से बिलोंग करते हो, आपको जाना है हरियाणा जाओगे तो शू पहन करके जाते हो कि नहीं। कहने का मतलब है कि जब भी आप नए स्टेट में जाते हो, कहीं भी नए स्टेट में जाते हो, तो आप शू पहन करके ज़रूर जाते हो। समझ गए बात। ये तो पर्सनालिटी की भी बात है ना। ऐसा तो नहीं कि बाथरूम की चप्पल उठाया और कहीं दूसरे दूर राज्य में चले गए, नहीं जाते हो ना। न्यू स्टेट में जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो या फिर कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो तो शू पहन करके ज़रूर जाते हो। तो ध्यान रखना, न्यू स्टेट्स की बातें अगर पूछी जाए समझ आना कि अच्छा न्यू स्टेट में हम कैसे गए थे, शू पहनकर, शू आने की 2। तो सेकेंड आर्टिकल में क्या है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। न्यू स्टेट को ध्यान में रखना, यहाँ पर न्यू स्टेट से पकड़ा था हमने। ठीक है, 2A जो है ये अब इसको हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। रिपील जहाँ भी वर्ड मिलेगा समझ आना, इसको हटा दिया गया है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या है, यहाँ पर थर्ड आर्टिकल में है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यहाँ भी न्यू स्टेट था, यहाँ भी सीखेंगे। एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट का अगर आप नया नाम देना है, नाम चेंज करना है ना, और फिर उसके बाउंड्री को चेंज करना है, कैसे ध्यान में रखोगे ज़रा देख लो। ये आर्टिकल से संबंधित जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ध्यान देना, उसमें एक बाउंड्री वर्ड जरूर होगा थर्ड आर्टिकल में। मतलब आपको क्या कैच करना है थर्ड आर्टिकल में, बाउंड्री को। ठीक है, इस बाउंड्रीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, जब भी नए बाउंड्रीज बनाए जाते हैं, किसी भी स्टेट का नए बाउंड्री को इस्टेब्लिश किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, नए स्टेट का जब भी बाउंड्री बनाया जाता है तो उसके बाउंड्रीज पे ट्री लगाए जाते हैं कि नहीं। अब खुद ब खुद इमेजिन करो, देख भी लो, जहाँ भी नए नए बाउंड्रीज होंगे किसी भी स्टेट का, वहाँ पर ट्रीज़ आपको ज़रूर मिलेंगे देखने को, कुछ एरिया तक ट्रीज़ ज़रूर लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, बाउंड्रीज वर्ड जैसे आ गया समझ जाओगे, अच्छा बाउंड्रीज पे क्या था, ट्रीज़ लगे मिलते हैं, ट्री लगे मिलते हैं, ट्री यानी कि 3। तो ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है, थर्ड आर्टिकल से। ठीक है, तो थर्ड आर्टिकल से ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। यहाँ पर नेम और बाउंड्रीज ये दोनों वर्ड जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बाउंड्रीज पे क्या लगाए जाते हैं, ट्री लगाए जाते हैं, ट्री यानी कि 3 आर्टिकल में क्या है ये आप देख लिए। 4 का देखते हैं, यहाँ पर 4 क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पर है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर्स। देखो यहाँ पर जो कोड वर्ड है आपका, कोड वर्ड आने की एग्जाम में मान लिया जाए ये पूरा सेंटेंस दे दिया जाए तो आपको यहाँ से ये वाली बात को कैच करना है, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल। ठीक है, कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, किसी भी चीज़ का परिणाम। सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। कौन सी बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर्स, जो ये सारे जो वर्ड हैं ये आपके 4th आर्टिकल से संबंधित है। समझेंगे इसको कैसे। यहाँ पर है 4 आर्टिकल का क्या होता है आपका, 4 का जो राइमिंग वर्ड है वो डोर होता है। समझना, जब भी आप मान लो जिम ज्वाइन करते हो या फिर कोई भी आपका फ्रेंड जो है वो जिम ज्वाइन करता है, जिम में उसको कहा जाता है कि भाई आपको डेली बेसिस पर सप्लीमेंट लेना है। सप्लीमेंट का मतलब समझते हो, जैसे कुछ आर्टिफिशियल प्रोटीन्स होते हैं,
डब्बे में बेचे जाते हैं। जिम में खास करके आपको देखने को मिलेगा, वो जो जिम ऑनर होता है और फिर ट्रेनर होता है, वो वहाँ पर सप्लीमेंट को भी साथ में रखता है ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो और बेच सकें, है ना। तो सप्लीमेंट दिए जाते हैं जिम के द्वारा और फिर रिकमेंड किए जाते हैं। तो आपका जिम ट्रेनर बोला कि आपको डेली बेसिस पर क्या लेना है, सप्लीमेंट लेना है। क्या लेना है, सप्लीमेंट लेना है। आप सप्लीमेंट लिए और उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। उसका परिणाम क्या हुआ कि आपको चक्कर आ जाता है और आप डोर पर गिर पड़ते हो, अपने घर के डोर पर। मतलब जैसे सप्लीमेंट को लिया, जैसे ही सप्लीमेंट को लिया, उसका परिणाम ये हुआ, कंसिक्वेंस ये हुआ कि आप जैसे डोर से बाहर निकले आप डोर पर ही गिर जाते हो, मतलब चक्कर खा के गिर जाते हो। मतलब सप्लीमेंट आपको सूट नहीं कर रहा। समझ रहे हो बात को। सप्लीमेंट जो भी आपको जिम ट्रेनर लेने को बोला है वो सप्लीमेंट आपको सूट नहीं कर रहा। तो उसका परिणाम क्या हुआ, सप्लीमेंट लेने का कंसिक्वेंस क्या हुआ कि आप डोर पे गिर पड़ते हो चक्कर खा के। कहाँ पर गिर पड़ते हो, डोर पे। ध्यान रखोगे बात, सप्लीमेंटल है, इंसिडेंटल है और कंसिक्वेंशियल मैटर्स है। ऐसा जब भी पूछ दे समझ जाना। अच्छा, सर ने बताया था कि जिम ट्रेनर ने बोला था सप्लीमेंट लेने को, लेना स्टार्ट किया तो उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि हम अपने डोर पर ही गिर पड़ते हैं चक्कर खा के, है ना। मतलब मुझे वो सूट नहीं करता। तो डोर पे गिर पड़ते हैं, डोर आने की फोर का मतलब समझ गए, फोर्थ आर्टिकल में क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट है 5th नंबर आर्टिकल में क्या है, जरा देखते हैं। अभी क्या बताया कि 5 जो है इसका क्या होता है कोड, इसका जो राइमिंग वर्ड है वो क्या है, वाइफ। 5 का वाइफ, 5 और वाइफ एक जैसा देखने को मिलता है ना, सुनने को मिलता है। यहाँ पर है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या बोल रहा है जरा देखो। यहाँ एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, कमेंसमेंट। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रारंभ होना, किसी चीज़ का शुरुआत होना। तो जब भी कोई बंदा शादी करता है तो उसकी वाइफ आती है घर पे, घर पे एक वाइफ आती है ना। और वाइफ आती है तो उसका नया जीवन का कमेंसमेंट होता है कि नहीं होता, नए जीवन का कमेंसमेंट होता है कि नहीं, शुरुआत होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है। तो कमेंसमेंट वर्ड जैसे ही देख लोगे, कोई भी सिटीजन से रिलेटेड जब भी कोई कमेंसमेंट होता है, इसका मतलब है कि एक सिटीजन है, शादी करने के बाद उसकी वाइफ आती है तो उसके नए जीवन का कमेंसमेंट हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो वाइफ से ध्यान रखना। वाइफ क्यों, वाइफ के आने से क्यों होता है कमेंसमेंट। जैसे कि मान लिया जाए आपके रहन सहन जो है उसका स्टाइल एक अलग होता है, वाइफ के आने के बाद बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जैसे मान लिया जाए आप स्टूडेंट हो, आप देखोगे, आप अपने कमरे का ही हाल देख लो, कैसे बना करके रखते हो, कपड़े कहाँ का कहाँ, बुक्स कहाँ के कहाँ, है ना, इधर गिरे पड़े हैं उधर बिखरे पड़े हैं। लेकिन जब भी वाइफ आती है तो नए जीवन का कमेंसमेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि सब कुछ आपको एकदम बिल्कुल ही एक सिस्टम वे में देखने को मिलेगा, है ना। कपड़े जितने आपके कपड़े हैं उसको कबर्ड में ही रखना है, अभी जितने सारे बर्तन हैं उसको एक ढंग से रखना है किचन में, जितने सारे बुक्स हैं उसको ढंग से सजा करके रखती हैं कौन, आपकी वाइफ। ठीक है, तो वाइफ के आने के बाद किसी का भी जीवन का कमेंसमेंट शुरू हो जाता है, मतलब एक नए जीवन का कमेंसमेंट हो जाता है, शुरुआत हो जाता है, आरंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ से कमेंसमेंट वर्ड को पकड़ना है। वाइफ के आने के बाद नए जीवन का कमेंसमेंट हो जाता है, इस चीज़ को वाइफ आने की 5 नंबर आर्टिकल में क्या है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद कर लिए। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा देखो, जो यहाँ पर पार्ट्स हैं, पार्ट्स को मैं अलग वीडियो में करा दिया हूँ। पार्ट्स हो गए आपके, शेड्यूल हो गए, और आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है, ठीक है, वो सारा कुछ भी मैं अलग वीडियो में करा दिया हूँ। रिसोर्सेज को भी अलग में करा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर बात आती है कि 1 से 4 नंबर जो है वो पार्ट 1 में आता है, 5 से लेकर के 11 तक सेकंड पार्ट में आता है। टोटल 22 पार्ट्स हैं, सबको देखेंगे हम लोग 1 बाय 1 करके। आप देखोगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो 5 से लेकर के 11 तक सिटीजनशिप से रिलेटेड है। जितने भी 5 से लेकर के 11 आर्टिकल हैं, सब के सब आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर सिटीजनशिप को कैच नहीं करना है, यहाँ पे क्या कैच करना है ये मैं आपको बताते जा रहा हूँ। जैसे 5 में मैंने आपको बताया कैच करने को कमेंसमेंट, आपकी वाइफ के आने के बाद आपके एक नए जीवन का कमेंसमेंट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी बात यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि वैसे सिटीजनशिप किसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है ये मैं बता रहा हूँ। वैसे लोग जो कि इंडिया माइग्रेट करके आए हैं, कहाँ से, पाकिस्तान से। जो भी लोग पाकिस्तान से आए हैं, कहाँ, इंडिया आए हैं। ध्यान रखना, 2 बातें हैं, एक ये कि जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया है, ऐसा व्यक्ति जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया वो 7 में है। ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से, फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया में आ गया है, 2 अलग अलग बातें हैं। सीखेंगे दोनों से रिलेटेड क्या है। देखो, जो भी बंदा पाकिस्तान से इंडिया आता है
जो भी बंदा पाकिस्तान से इंडिया आता है वो मजदूरी करने के लिए आता है। वो किस चीज़ का काम कर रहा है? ब्रिक्स को ढोने का काम कर रहा है। ध्यान देना, पाकिस्तान से जो भी लोग इंडिया आ रहे हैं उसको किस चीज़ का काम मिल रहा है? तो ईंट के भट्टों में काम करने का एक काम मिल रहा है। ठीक है, तो ब्रिक्स ढोने का काम कर रहा है वो। समझ में आई बात? पाकिस्तान से इंडिया की ओर आए हुए जितने सारे सिटीजन हैं उसको किस चीज़ का काम मिल रहा है? ब्रिक्स को ढोने का काम दिया जा रहा है। ब्रिक्स आने की सिक्स से समझ गए, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, इस चीज़ को आपको कैच करना है। नेक्स्ट है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं, इंडिया के ऐसे सिटीजन जो कि पाकिस्तान चले गए हैं, वो समझो कि इंडिया को मिस करेंगे कि नहीं? बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया उसके लिए हेवन है। बिल्कुल ही इंडिया उसके लिए क्या है? हेवन। ध्यान रखोगे, जो भी बंदा पाकिस्तान से इंडिया आता है वो किस चीज़ का काम करता है? ब्रिक्स को ढोने का काम करता है। ब्रिक्स आने की सिक्स। जो भी बंदा इंडिया से पाकिस्तान चला गया है वो इंडिया को मिस करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया उसके लिए हेवन से कम नहीं है, है ना? हेवन मतलब सेवन। तो सेवन में क्या है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। जो पाकिस्तान चले गए हैं वैसे सिटीजन के लिए जो राइट ऑफ सिटीजनशिप है उसके लिए 7 नंबर आर्टिकल में है। दोनों के बीच जो भी डिफरेंस है ये आपको क्लियर हो गया ना? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चलते हैं 8वां नंबर में। 8 का क्या था? गेट समझो, गेट एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होता है इंडिया में, बहुत ही मेजर एग्ज़ाम है ये, बड़ा सा एग्ज़ाम होता है। इसके थ्रू लोग एमटेक करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ज़रा देखेंगे। गेट एक एग्ज़ाम में, ध्यान में रखना। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब देखो, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया जब भी ऐसा दे दे कि ऐसा व्यक्ति जो है इंडिया के बाहर रह रहा है, इंडिया के बाहर रह रहा है, उसके लिए जो भी सिटीजनशिप का जो प्रावधान है इंडिया में उससे रिलेटेड 8 नंबर आर्टिकल में दे रखा है। कैसे याद रखोगे कि जब भी आपको इंडिया से बाहर रहना है, रिसाइड करना है आउटसाइड इंडिया, तो आपको कौन सा एग्ज़ाम पास करना होगा? गेट का एग्ज़ाम पास करना होगा। मतलब जब भी मान लो यूएसए वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह कहीं भी जाना हो, रिसाइड करना हो आउटसाइड इंडिया, तो आपको कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना होगा? गेट का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। तभी आप आउटसाइड ऑफ इंडिया क्या कर सकते हो? आउटसाइड ऑफ इंडिया कहना गलत है। आउटसाइड खुद में एक क्या है, यहाँ पर आउटसाइड जो है एक आपका प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो ऑफ नहीं आता, आउटसाइड इंडिया कहेंगे उसको। तो जब भी आउटसाइड इंडिया आपको रहना है, रिसाइड करना है, तो कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना होगा? गेट का एग्ज़ाम। गेट आने की 8, तो समझ गए 8 नंबर आर्टिकल में क्या है? रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। क्लियर। 9th नंबर में देखेंगे। 9 में क्या है? यहाँ पर इसका कोड है वाइन। समझो जरा। पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। मतलब कोई भी ऐसा इंडियन है जो किसी विदेशी सिटीजनशिप को प्राप्त कर लिया है वॉलंटरीली। वॉलंटरीली का मतलब अपने इच्छा अनुसार। अगर अपने इच्छा अनुसार वो क्या करता है, स्वेच्छा से किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है, तो इंडिया का नियम है डुअल सिटीजनशिप यहाँ पर नहीं होता, सिंगल सिटीजनशिप होता है। मतलब 2 कंट्री का आप एक साथ सिटीजनशिप नहीं एक्वायर कर सकते। ठीक है, इंडिया का ये नियम है। कई कंट्री में डुअल सिटीजनशिप होता है, मतलब अगर आप इंडियन हो तो आप वहाँ के भी हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि जो भी लोग वॉलंटरली यानी कि स्वेच्छा से अगर दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप प्राप्त कर लें तो इंडिया का सिटीजनशिप उसे नहीं दिया जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप विदेश के किसी फॉरेन स्टेट के यानी कि विदेश के सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा वाइन पीने लगते हो। इसलिए इंडिया क्या करता है? इंडिया करता है कि आपके सिटीजनशिप को रिमूव कर देता है, हटा देता है ना, कि आप नो मोर यहाँ के सिटीजनशिप हो, आप यहाँ के सिटीजनशिप मतलब सिटीजन आप नहीं हो, इंडिया के सिटीजन आप नहीं हो। ध्यान रखोगे? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आप फॉरेन स्टेट के किसी भी फॉरेन स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य नहीं होता, स्टेट का मतलब देश भी होता है। ठीक है, इसके ऊपर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। स्टेट का बहुत सारे मीनिंग होता है। तो किसी भी फॉरेन स्टेट या फिर किसी भी विदेशी जो कंट्री हैं उसका अगर आप सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए हो तो इंडिया कहता है कि आप यहाँ के सिटीजन अब नहीं रहे, इंडिया का सिटीजन अब नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप विदेश जाकर के बहुत ज़्यादा वाइन पीते हो, इसलिए आपको इंडिया अपना सिटीजन अब नहीं समझता। ठीक है, तो वाइन से क्या याद रखोगे? 9। तो 9 नंबर आर्टिकल में क्या है? 9 से वाइन। बहुत ज़्यादा वाइन कहाँ पीते हो? फॉरेन स्टेट में जा कर के, इसलिए इंडिया आपको कहता है कि आप यहाँ के सिटीजन अब नहीं रहे। ठीक है, समझ गए बात को?
नेक्स्ट है यहाँ पर 10, 10 का कोड क्या था, पेन, पेन आने की दर्द, है ना। अब देखो यहाँ पर है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कंटिन्यूएशन, है ना। कहने का मतलब है कि कंटिन्यू आप कहीं की सिटीजनशिप बने रहो, उसके बारे में ये बता रहा है। ये तो इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको रिलेट करने को कह रहा हूँ, क्या ज़रा समझो ध्यान से। मान लिया जाए कि आप किसी भी कंट्री में जाते हो, किसी भी कंट्री में जाते हो तो आपको 2 साल के लिए, 1 साल के लिए वहाँ का वीज़ा मिलता है ना। परमानेंट वीज़ा नहीं मिलता, जैसे ग्रीन कार्ड वगैरह बनते हैं यूएसए वगैरह में, चाहे अन्य कंट्री में, तो उसका एक अलग सिस्टम होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि कंटिन्यू अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए किसी भी कंट्री का, कंटिन्यू अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए, मतलब बिना रोक टोक का, 2 साल 4 साल 5 साल के लिए नहीं, बल्कि परमानेंटली कंटिन्यू अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन से होकर के गुजरना पड़ेगा। ध्यान रखोगे, कंटिन्यू अगर कहीं का भी सिटीजनशिप अगर आपको चाहिए तो तुरंत उतने आसानी से नहीं मिलता आपको, उसके लिए बहुत ही पेन से आपको गुजरना पड़ता है, बहुत ही पेन से गुजरना पड़ता है। तो पेन से ध्यान रखना, 10, पेन का मतलब 10, समझ गए। तो कंटिन्यू अगर आपको कहीं का भी सिटीजनशिप चाहिए तो आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है, पेन से गुजरना पड़ता है। पेन यानी कि 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर 11, 11 का मैं बताया था डेमन, 11 डेमन, लेमन और फिर डेमन, डेमन का मतलब राक्षस होता है ना, क्या होता है, राक्षस होता है। यहाँ पर है 11 नंबर आर्टिकल में कि पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून को बना सकता है, कानून को बना सकता है, रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल क्या कह रहा है, 11 नंबर का आर्टिकल, कि पार्लियामेंट को एक पावर दिया गया है कि वो रेगुलेट कर सकता है जितने सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ हैं, जितने भी कानून हैं, उसको वो बना भी सकता है, रेगुलेट भी कर सकता है, कौन, पार्लियामेंट। तो ये वाला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल नंबर 11 में। कैसे ध्यान रखोगे कि अब पार्लियामेंट इतना बुरा हो चुका है, हमारे देश का पार्लियामेंट इतना बुरा हो चुका है कि डेमन को भी सिटीजनशिप देने लगा, राक्षसों को भी सिटीजनशिप देने लगा, समझ रहे हो। मतलब कोई ऐसे मान लिया जाए किसी पाकिस्तानी से रिलेटेड करते हैं, किसी पाकिस्तानी यहाँ पर आ गए तो हमारे लिए तो वो सब भाई जानते हो किस चीज़ का काम करते हैं। हालांकि चलिए उसके ऊपर नहीं चलते हैं, बस ध्यान रखो कि हमारा पार्लियामेंट अब इतना बुरा हो चुका है कि अब डेमन को भी क्या करने लगे, सिटीजनशिप देने लगे। ध्यान रखोगे, तो डेमन से ध्यान रखना है 11, डेमन से 11, ठीक है। तो सारे आपके यहाँ पर क्लियर हैं, एक बार मैं फिर से रिकैप करा देता हूँ ताकि आपके ध्यान में आ जाए। 1 है, 1 में क्या है, 1 में है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। 2 में क्या है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, 2A को हटा दिया गया है। 3 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। 4 में क्या है, तो 4 में आपको ध्यान में ये वाली बात रखनी है, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर। फिर है 5 में क्या है, 5 में है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कमेंसमेंट को यहाँ पर ध्यान में रखना था। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, देख रहे हो, फ्रॉम पाकिस्तान से इंडिया आया है। और नेक्स्ट है जो इंडियन है माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए हैं। नेक्स्ट है सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, उसके लिए गेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर में कि आप बहुत ज़्यादा वाइन पीते हो, इसलिए कहाँ पर जा कर के, किसी फॉरेन स्टेट में जा कर के बहुत ज़्यादा वाइन पीते हो, इसलिए आपका सिटीजनशिप को नहीं रखने देता, मतलब हटा देता है इंडिया। नेक्स्ट है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, अगर कंटिन्यू चाहिए किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप तो बहुत ही ज़्यादा पेन से होकर के गुजरना पड़ता है, पेन यानी कि 10। 11 में है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, हर एक डेमन को अब पार्लियामेंट क्या करने लगा, सिटीजनशिप देने लग गया है ना। तो 11 में सारी बातें क्लियर है यहाँ तक। अब इससे संबंधित आपको क्या करना है, इससे संबंधित करना क्या है कि आपको मुझे इस ग्रुप में जा कर के टेस्ट मांगना है, टेस्ट को लगाना है, ठीक है। एक बार वीडियो देखा, 1-2 बार PDF से रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपने टेस्ट लगा दिया, फिर देखो कैसे नहीं याद होती हैं चीज़ें, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से याद कर पाओगे। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।